अच्छा चले आप शुरू स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री को ना। तो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि हमने एएस में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने पढ़े थे, क्या पढ़े रेशियोज क्या पढ़े थे, साइन कॉस टेंजेंट ना। अब हम उनके रेसिप्रोकल्स भी पढ़ेंगे, तो इंक्लूडिंग वो 3 एंड रेसिप्रोकल देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये टोटल 6 हो जाते हैं। इसके अलावा हम कुछ कंपाउंड एंगल फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो वो फिर आगे देखेंगे क्या होता है। और मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका जो यूज होता है वो आपकी जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना, वेव थ्योरी पढ़ते हैं, वेव्स, उसके अंदर यूज होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री ना वेव के अंदर यूज करते हैं। आप चूंकि जो हमारी जो नेविगेशन है, आप जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो वो कम्युनिकेशन वेव की शेप में होती है। तो यही वजह फिर ट्रिग्नोमेट्री की जो एप्लीकेशन है वो नेविगेशन में है, और नेविगेशन इंजीनियरिंग का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट है। तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा मेजर रोल है फिजिक्स और इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये हमारे पास अब हम जो 3 नई वाली पढ़ेंगे रेशियो, वो ये वाली है। इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ी हुई। तो एक इसको क्या बोलते हैं, कोसिकन थीटा, कोसिकन विच इज 1/sin। और इसका वैसे कंप्लीट नेम है कोसिकन, नाम है कोसिकन, शॉर्ट में कोसिक बोलते हैं, कोसिकन। फिर अगली है सीकंट, जिसको SEC लिखते हैं, सीक, ये 1/cos है। फिर है कोटेंजेंट, शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, विच इज 1/tan, या cos/sin भी कहते हैं इसको। तो अगर आप ऑब्जर्व करें इन दोनों को ऑब्जर्व करें, अगर ये C से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरा S से होगा। साइन वाले का जो रेसिप्रोकल है वो C से स्टार्ट होता है, और अगर 1/cos कर दें तो ये फिर ये S से स्टार्ट होगा। इसलिए अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं तो सीकन S से शुरू होता है, लेकिन ये जो इसका जो रेसिप्रोकल है वो C से शुरू हो रहा है, S एंड C। यहां देखिए ये S है, इसका रेसिप्रोकल C से है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं करना, दोनों S से नहीं होंगे, दोनों C से भी नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको मेमोराइज कर लेते हैं। बाकी टेंजेंट और कॉट तो वो डिफरेंट ही है। तो ये टोटल कितने बन जाएंगे रेशियोज, 6 रेशियोज बन जाती हैं। जी अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए कि अगर आप ना राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें हमने ये साइड को x, इसकी लेंथ x है, the length is y and this length is r and the angle between the two sides is theta। तो इसकी हेल्प से अगर आप रेशियो निकाल के देखें ना, तो आप इससे देखें, यहाँ पर साइन को देखें, वो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है, विच इज y/r। तो अब कोसिकन क्या होगा, r/y होगा। तो यही वजह है ना कि हम कह सकते हैं कोसिकन क्या है, इट इज 1/sin। देखिए ना, आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, वो पहले y/r था, अब r/y बन गया। तो अगर वो y/r है तो इट इज sin 1/sin होगा। तो इन द सेम वे आप ये इनको देखें, ये हमने रेशियो निकालना है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से ना हम डिफरेंट आइडेंटिटीज हमने इसको वी कैन क्रिएट डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम देखें, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव दिस इक्वेशन, और अगर आप इस इक्वेशन को x से डिवाइड कर दें, इफ यू डिवाइड ईच टर्म बाय x, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और अगर आप इसको ट्राइंगल के साथ इसको मैच करवाएं, तो ये जो y/x है ये तो टेंजेंट है, और r/x जो है वो सीकन है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक आइडेंटिटी आ जाती है। तो ये आपने आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है, ये हम यूज करेंगे।
अच्छा, अब अगर आपने फर्स्ट टाइम क्या किया, आपने वो जो पिथागोरस थ्योरम है उसको x से डिवाइड किया, आपने यू डिवाइडेड ईच टर्म बाय x, और उससे हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी आ गई। बट इफ यू डिवाइड ईच टर्म बाय y, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा, दिस इज अनदर आइडेंटिटी। सर मुझे ये y और x वाली बात समझ नहीं आई। कौन सी बेटा? सर जो ऊपर उन्होंने y स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट किया है y और x होल स्क्वायर। देखिए ना, ये बात समझ में आ गई। अगर हम पिथागोरस यूज करें तो वो ये बनता है ना, ये बात समझ में आ गई जी सर, ये बात समझ आ गई। अगर आप इसमें हर टर्म को x से डिवाइड कर दें, क्या करें, x से डिवाइड कर, यानी कि इधर भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इधर भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, इधर भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये क्या शेप बन जाएगी, यहाँ 1 आ जाएगा। इसको आप लिख सकती है ना y ओवर x होल स्क्वायर, और इसको लिख सकती है r ओवर x होल स्क्वायर। जी सर। ठीक है ना, लिख सकती है ना। अच्छा, आप देखें, आप ट्राइंगल में देखें y ओवर x क्या चीज है, सॉरी y ओवर x क्या चीज है, टेंजेंट है ना। जी सर, टेंजेंट है। टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, और x ओवर r क्या है, x ओवर r जो है वो कॉस है, उसका रेसिप्रोकल लें तो वो क्या बनता है, सीकन बनता है। ये भी समझ में आ गया आपको? जी सर, समझा गई। आप देखिए ना, अब इससे हमारे पास ये आइडेंटिटी आ गई। तो ये तो आपने पढ़ा ही है ना कि अगर आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का आप होल स्क्वायर ले लें तो बेसिकली ये इसके साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ये आपने मिक्सअप नहीं कर देना, ये गलत है अगर आप यूं लिख देंगे। कुछ बच्चे कहते हैं इधर भी स्क्वायर डालें और इसके ऊपर भी स्क्वायर डाल दें, दिस इज रॉन्ग। ठीक है जी सर। ये आपने ख्याल रखना, कहीं कहीं वो आपने नहीं कह देना, वो बच्चों के माइंड में होता है ना, वो रूल ऑफ इंडिसेस होता है, वो समझते हैं कि यहाँ ये इसमें रूल ऑफ इंडिसेस नहीं है, यहाँ पर रूल मतलब इस वाले केस में हमने रूल ऑफ इंडिसेस नहीं अप्लाई किया हुआ, ये बेसिकली सिंबल्स हैं, सिंबॉलिकली इसको यूं लिखते हैं, ये उन्होंने इसको लिखने का रूल बनाया। ये आपने, ये रूल ऑफ इंडिसेस नहीं है, रूल ऑफ इंडिसेस हमने यहां पर अप्लाई किए हुए हैं, ये इस जगह पर यहां पर अप्लाई किए रूल ऑफ इंडिसेस। अब अगर इसी तरीके से अगर आपने यहां पर x स्क्वायर से डिवाइड किया तो आपके पास एक आइडेंटिटी आ गई। अब y स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो दूसरी आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, एम आई राइट? अगर y स्क्वायर से डिवाइड कर देंगी तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेकंड वाली आइडेंटिटी आ जाएगी ना, ये वाली आ जाएगी। ये आपने दोनों याद रखनी है, मेमोराइज कर रखनी है, और इनको मेमोराइज करना मुश्किल नहीं है। अगर बंदा भूल भी जाए तो इस पिथागोरस को जरा याद रखें। ये पहले x से डिवाइड करते हैं फिर y स्क्वायर से, तो देखें ये दोनों में से कोई एक बन जाएगी। जो तीसरी आइडेंटिटी है जो कि आपने एएस में पढ़ी है, उसमें क्या है, आप तीनों को r स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तीनों को r स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये बनेगा x ओवर r होल स्क्वायर एंड y ओवर r होल स्क्वायर एंड r, ये 1 हो जाएगा। तो x ओवर r जो है विच इज cos, और y ओवर r जो साइन इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आपने एएस में पढ़ी है। तो इसी तरीके से बेसिकली ये जो हमारा पिथागोरस थ्योरम है, इसी से ये तीनों आइडेंटिटीज जनरेट होती हैं। ठीक है बच्चे, याद रहेगा ये आपको? जी सर, याद रहेगा। ये तीनों आइडेंटिटीज आपने याद रखनी है, ये क्यों आगे हम इनको यूज करें। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने स्केच कैसे ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर भी स्केच का मतलब होता है हमने एक्यूरेट तो ड्रॉ नहीं करना होता, हमने टेबल तो नहीं बनाना,
विदाउट टेबल हमने इनका स्केच बनाना होता है। तो इसलिए आपने जब स्केच अप्लाई करते हैं तो आपको यू शुड नो कि आपको पता होना चाहिए वो क्या इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज करेंगे। तो अब हम देखेंगे स्केच जो है ना उसमें हमें क्या किन चीजों का ख्याल रखना है स्केच में। तो पहली बात है कि वो जो स्केचेस आपने पढ़े हैं ना एएस के अंदर, कौन कौन से साइन कॉज और टेंजेंट, वो आपको टिप्स पे होना चाहिए। यानी कि वो आप अगर आपसे कहना बनाएं तो विदिन 10 सेकेंड्स आप उसको आपको बनाना आना चाहिए। और आपने जब भी स्केच बनाना है वो -360 से +360 तक बनाना है आपने, ये आपको आना चाहिए। फिर आपने क्वेश्चन में देखना है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो स्केच बनाना है आपने, तो आपको ये वो जो बेसिक 3 स्केचेस है ना साइन कॉस टेंजेंट के, वो आपको मेमोराइज होने चाहिए। और बिटवीन एंड यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ बिटवीन -360 टू अप टू 360, ये आपको बिल्कुल जिसे कहते हैं रटा हुआ होना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन को देखते हुए फिर हम उसको बताएंगे कितना बनाना है आपने ना यहाँ से। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम सीकन का ग्राफ बनाएं, क्योंकि साइन का जो रेसिप्रोकल है ना, साइन का रेसिप्रोकल कोसीकन है। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है ना कि कोसीकन इज बेसिकली इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। अब देखते हैं कि कोसीकन का ग्राफ, तो ये आप देख सकते हैं दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसीकन थीटा। तो आप ये कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे स्केच करेंगे, ये मैं अभी आपको ना इसको आप डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, अगर थोड़ा सा आपको याद हो कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो अगर आप पॉजिटिव लेती हैं, पॉजिटिव में 0 से 1 तक होती है। ये बात क्या ख्याल है, याद है आपको बात ये कि पॉजिटिव में वो 0 से 1 तक होती है जी सर। और नेगेटिव में 0 से -1। अभी हम सर पॉजिटिव वाली बात करते हैं। तो आप देखिए एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से 1 तक जाती है। अगर आप उसका रेसिप्रोकल लें तो क्या उसमें क्या उसकी रेंज देखिए, इसकी रेंज 0 से 1 तक, लेकिन अगर आप इसका रेसिप्रोकल लें तो क्या उसकी रेंज क्या बनेगी आपके ख्याल में? सर इसके अलावा जो है वो बनेगी लाइक 1 से ऊपर। हाँ बिल्कुल, देखिए ना इसकी जो साइन की रेंज है मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 1 है। लेकिन अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/1 ले तो 1 बन जाती है। और देखें सपोज हम कुछ एक दो वैल्यू लेते हैं। सपोज 0 से स्टार्ट हो रहा है, आगे वैल्यू है 0.25, फिर 0.5, फिर है 1। अब जरा इनका रेसिप्रोकल लेके लेते हैं तो 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा, ये है 0.25 को 1/4 लिखते हैं। जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 4 बन जाएगा। और ये तो 1/2 होता है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो पहले साइन में मिनिमम वैल्यू 0 थी, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, लेकिन जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। बात समझ में आ रही बच्चों? जी सर। यस सर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइन फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड, वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। अब इसका मतलब ये हुआ, यानी कि रेंज की बात हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर साइन फंक्शन की रेंज एंड होती है वहां से कोसाइन की रेंज शुरू होती है। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है ना? यस सर। जहां पर साइन की रेंज, वो कहते हैं ना, कुछ लोग बड़े कुछ लोग होते हैं बड़ी बातें कहते हैं बेटा जहां पर आपकी ना वो पत्नी जहां से पत्नी क्या वहां से मेरा तजर्बा शुरू होता है। इस तरह की ना बात वो करते हैं, जब एग्जैक्ट फ्रेजेस नहीं जानते ना कि भाई जितनी तुम्हारी एज है ना उतना तो सिर्फ मेरा तजर्बा है। तो इस तरह की बातें करते हैं। यानी कि कोसेकेंड जो है वो कह रहा है कि जिधर आपकी रेंज एंड होती है उसके बाद मैं शुरू होता हूँ। तो मतलब इसकी काफी बड़ी वैल्यू। अच्छा, अब ये हमें क्या हेल्प करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन है?
ये भी आगे देखते हैं जरा, इसको स्केच करने में हमें क्या हेल्प करेगा ये बातें, ये भी आगे चल के देखते हैं। तो जरा कोसाइन, ये जरा कॉस का जो उल्टा होता है, कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सीकेंट, इसका पूरा नाम सीकेंट है, शॉर्ट में सीक बोलते हैं, ठीक है। और जो ये जो ऊपर को सीक है, इसका पूरा नाम को सीकेंट है, इसका नाम सीकेंट है। अब इनके पीछे भी स्टोरी है, इनका नाम ये नाम कैसे पड़ गया सीकेंट का, को सीकेंट का और कॉस, ये वो भी स्टोरी की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा आप देखें बिल्कुल यहां पर भी देखें इनको, ये हमारा कॉस का ग्राफ है और ये सीकेंट का ग्राफ, ठीक है। और इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होती है कि जहां पर कॉस की रेंज एंड होती है वहां पर उसकी रेंज स्टार्ट होती है, ठीक है। ये इसमें भी फुलफिल करता है। अब हम चलते हैं आगे, थोड़ा देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखें, ये बुक के अंदर नहीं है, ये मैंने कहीं से और से लाया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब पहला ग्राफ देखें, चलो पहला देख लेंगे, चलिए दूसरा देख लेते हैं। ये सेकंड, ये वाला, इसको देखें, ये वाला। तो अगर आप इस ग्रीन, जहां पर मैंने ग्रीन टिक लगाया है उसके नीचे अगर आप देखें, ये जो ऑरेंज कलर का ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है। ये जो ऑरेंज वाला है ना, ये साइन का ग्राफ है। मैं जरा इसको बड़ा करके, ये मैं आई थिंक कलर चेंज कर देता हूं, रेड लेते हैं, चलिए ये ठीक है। ये आपको ये ऑरेंज वाला जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है। तो टर्निंग पॉइंट्स को टच कर रहा है जी बिल्कुल, और टर्निंग पॉइंट को टच कर, क्यों टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू है ना उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू टर्निंग पॉइंट पे है। अच्छा अब इसका मतलब है कि वो ऊपर यू शेप ग्राफ बना हुआ है, वो क्या होता है, आता है और इसी टर्निंग पॉइंट पे टच करके ये यूं बनता है। अच्छा अगर आप इनका जो रेसिप्रोकल होता है, जैसे कि साइन का जो कोसिकन को शॉर्ट में यूं भी लिखते हैं CSC, विच इज 1/sin। तो इसका मतलब इस मीन, आप साइन जो है ना वो डिनोमिनेटर में है, तो अब साइन जहां पर 0 हो जाता है वहां पर कोसिकन अनडिफाइंड हो जाएगा, और जहां पर कोसिकन अनडिफाइंड होगा, अब साइन 0 कहां होता है, साइन 0 कहां होता है, वो होता है 180 पे होता है, 0 पे होता है और 360 पे होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, कहां पर, जहां पर साइन 0 होता है वहां पर कोसिकन अनडिफाइंड है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप वर्टिकल एसिम्पटोट्स ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरी? वहां पर आपने क्या करना है, वर्टिकल्स एसिम्पटोट्स ड्रॉ करने हैं। जी बच्चों समझ में आई बात आपको, एसिम्पटोट्स वाली? यस सर, समझ आ गई। तो जब आप स्केच बना लेंगी ना, जब आपने स्केच, वंस यू हैव ड्रॉन द स्केच, तो फिर आपने करना क्या है कि ये जो साइन वाला ग्राफ है, ये जो ऑरेंज, इसको भी डिलीट कर देना, अरेज कर देना, और एसिम्पटोट्स को भी अरेज कर देना, बिकॉज हमने तो कोसिकन का ग्राफ, हमने तो कोसिकन का ग्राफ बनाना था ना। तो ये जो आपकी जो ये एसिम्पटोट्स हैं और ये जो साइन, ये साइन का ग्राफ है, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कोसिकन ग्राफ, इनको आपने फिर अरेज कर देना। मेरी बात समझ में आ गई ना? ठीक है। यस सर। सर वैसे साइन के ग्राफ के हाथ से बनाना आसान जी, वो देखे ना, वो उसमें देखे ना, अगर ये क्यों हमारे लिए क्यों इतना हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उस केस में फिर हमें उसकी रेंज का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहां पर, तो जाहिर है वो जो उसकी रेंज का ज्यादा अच्छा आइडिया हमें साइन और कॉस से पता चलेगा ना कि उसकी क्या रेंज है, उसके ऊपर से शुरू होएगा। बात समझ में आ रही है मेरी आपको? यस सर, समझ आ गई। वो आपको काफी हेल्प करेगा ना उसको ड्रॉ करने में, तो इसलिए आपने जरा इसको, वो मुश्किल नहीं है, इजी से ग्राफ है बस। अच्छा आप चलते हैं, जरा डिस्कस करते हैं टेंजेंट को जरा, क्योंकि टेंजेंट जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, साइन कॉस से टेंजेंट डिफरेंट है, तो इसलिए इसको जरा आपने साइन कॉस में एक समझ में आ जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अच्छा टेंजेंट को आप देखें, अगर हम इसका 0 वाला पॉजिटिव पोर्शन लें, ये टेंजेंट ग्राफ है जी,
इस पे ऑलरेडी एसिम्पटोट्स लगे हुए हैं। तो अगर आप इसका जो इसका जो रेसिप्रोकल है वो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट, जिसको शॉर्ट में कॉट बोलते हैं, कॉट, COT, कॉट, तो टेंजेंट कॉट। सही जी जी, तो मतलब वहां से 1/cos 1/sin है, यहाँ उल्टा है। हाँ, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉट थीटा 1/टेंजेंट ही बनता है ना, ठीक है। ओके सर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है साइन कोसिकन का रेसिप्रोकल है और कोसिकन साइन का, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, दोनों को आगे पीछे लिखा जा सकता है डिनोमिनेटर, ठीक है। यस सर, समझ रहा हूँ। तो कॉट जो है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल है और टेंजेंट कॉट का रेसिप्रोकल। तो अगर आप इसको देखें थोड़ा सा, इसको आगे जब स्केचेस बनाएंगे तो और भी फिर वहां प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप देखें कि टेंजेंट कहां कहां पर जीरो होता है। तो टेंजेंट जीरो होता है, जीरो के ऊपर होता है, 180 पे जीरो होता है और 360 पे जीरो होता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो कॉट होएगा वो इस जगह पर अनडिफाइंड होएगा। तो इसका मतलब कॉट में जो एसिम्पटोट्स होंगे वो इन एंगल से बनेंगे, जहां पर टेंजेंट जीरो है, जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस टच कर रहा है। जी बच्चे। सर अगर हम लोग इंफिनिटी का मतलब इन्वर्स करें, मतलब उसको डिनोमिनेटर में करें, तो वो मतलब किस तरह हम करते हैं? जैसा 90 पे वो इंफिनिटी पे जा रहा है ना, तो उसको हमने जीरो कैसे कर दिया? 1/0 अनडिफाइंड होता है और अगर 1/infinity करते हैं तो जीरो होता है, ठीक है। ये बात ये पूछ रही थी आप? जी सर। देखिए ना, आप सोचे ना मेरी बात, सोचे कि मैं अगर 1/4 कर दूं क्या आंसर आएगा? 0.225 ही आएगा ना। और अब मैं डिनोमिनेटर को, अगर मैं डिनोमिनेटर को बड़ा करता जा रहा हूं, 1/5 कर दूं तो 0.2, क्या वैल्यू छोटी नहीं हो रही? 1/10 कर दूं, जी सर, 1/10 कर दूं 0.1, 1/100 कर दूं 0.01। देखिए वैल्यू छोटी होती जा रही है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, आंसर छोटा होता जा रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए, ये जिसको सोचना भी मुश्किल हो जाए, तो फिर आंसर जीरो ही होएगा ना, ठीक है ना। ओके जी सर। तो आप इसको लिमिट का जो कॉन्सेप्ट उससे समझ सकती हैं कि अगर इफ डिनोमिनेटर इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, the answer will be approaching towards zero। इस तरह कह सकती है लिमिट से कॉन्सेप्ट से, क्योंकि इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको परसीव करना मुश्किल है इंसान। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा नंबर। देखिए एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जो पैदा होता है क्रॉलिंग करता है, उसके लिए खिड़की को भी हाथ लगाना मुश्किल काम है, उसके लिए खिड़की को भी, छत को भी हाथ लगाना इंफिनिटी है। लेकिन एक बड़ा बंदा है, उसके लिए छत को हाथ लगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके लिए एफएल टावर का जो टॉप है वो इंफिनिटी है। अब एक और बड़ा बंदा है, उसके पास एरोप्लेन्स है, उसके लिए तो जो आईफल टावर है उसका भी पीक इंफिनिटी नहीं है, उसके लिए तो इंफिनिटी इज a size of a number which is so large and it depends upon situation to situation। चलो ये हमें, तो अगर आप इसका ग्राफ को देखें, स्केच को देखें कि जहां पर टेंजेंट जीरो हो रहा है, टेंजेंट कहां, यहां पर जीरो हो रहा है, 180 पे हो रहा है, तो देखें उसी जगह पर हमारे लगे हुए हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स, ये इधर भी वर्टिकल एसिम्पटोट। और देखें फिर आपने इसको रिफ्लेक्स कर दिया, ये पहले यूं आ रहा था लेकिन अब यूं आ रहा है। आई बात समझ में आपको? जी सर। तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस किया, तो जब हम एक्सरसाइज के एंड में जाएंगे तो वहां पर हम इनके स्केचेस भी बनाएंगे क्वेश्चंस के। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्केच को कैसे हमने समझना है इसको, ठीक है। लेट्स डू सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स, क्वेश्चंस करते हैं किस तरह क्वेश्चंस के अंदर इसके अंदर बनते हैं, ठीक है।
अच्छा आप देखते हैं यहाँ पर ना, ये बताता हूँ, ये कहता है कि आप फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोसेकेंट 240, ये कैसे निकालें? ठीक है, अच्छा पहली बात है कि हमारे कैलकुलेटर के ऊपर ये रेसिप्रोकल फंक्शन नहीं होते, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कोसेकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, वो 1/sin है। तो हम साइन निकालेंगे तो जो आंसर आएगा उसको फिर 1/, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो फिर हमारा कोसेकेंट आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कैलकुलेटर इसको कर सकते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा डाउट है, आप इसको क्लास में भी डिस्कस कीजिएगा किसी सीनियर टीचर से, कि ये सिलेबस में भी लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि सिलेबस में लिखा हुआ है कि जो हमारे बेसिक एंगल्स हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चे को याद होनी चाहिए, उसमें बच्चा कैलकुलेटर यूज ना करे। ये इट इज मतलब कॉमन स्टेटमेंट ये कहा जाता है, लेकिन चूंकि कैलकुलेटर को हम इतनी स्मार्टली यूज करते हैं कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चलता कि बच्चे ने कैलकुलेटर कि बच्चे को याद भी है कि नहीं याद है। तो ये आपने जब मैं भी डिस्कस करो तो आप इसको देखिएगा, लेकिन हम इसको हैंडल कर लेते हैं कैलकुलेटर से। लेकिन बहरहाल आपने ये इंप्रेशन देना है कि मुझे इसकी वैल्यूज आती हैं। वो कैसे इंप्रेशन देंगी कि आप वो सारे स्टेप्स करेंगी जिससे पता चलेगा कि बच्चे ने मेमोराइजेशन वाला रूल नहीं यूज किया, सॉरी बच्चे को मेमोराइज था, कैलकुलेटर को यूज नहीं किया। तो वो उसकी रीजन क्या है, क्यों करते हैं, वो भी क्वेश्चन से हमें आइडिया हो जाएगा। बेसिकली इट इज अज्यूम कि बच्चे को ये जो एंगल्स है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज साइन में क्या होती है, कॉस में क्या होती है और tan में क्या होती है, ये तीनों ये वैल्यू बच्चे को याद होनी चाहिए। इट इज अज्यूम्ड। जी ओके जी। अच्छा अब तो हम बात कर रहे थे कि ये जो वैल्यूज हैं, अच्छा साइन कॉस की अगर आपको वैल्यूज आती हैं, टेंजेंट बेसिकली टेंजेंट जो है ना वो तो रेशियो है, टेंजेंट इज अ रेशियो बिटवीन साइन एंड कॉस। ये बात आपको पता है कि नहीं बच्चे, पता ये बात पता है आप लोगों को? पता है। हाँ ये पता। yes, तो अगर कॉस साइन कॉस की वैल्यू पता है आपको तो फिर हम टेंजेंट की निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो मेमोराइज करना है वो साइन और कॉस को करना है, और वो कौन से एंगल करने हैं, 0, 30, 45, 60 एंड 9, इनको मेमोराइज करना चाहिए। अब जी तो वैसे कैलकुलेटर में भी इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। वही मैं कह रहा हूँ, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि कैलकुलेटर से आ जाती है, लेकिन पता नहीं ये अभी मुझे खुद भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो क्यों मेमोराइज करवाना चाहता है। लेकिन कुछ लोगों ने, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं कि आपको मेमोराइज होनी चाहिए, ठीक है, तो लेकिन कोई लॉजिक नजर नहीं आती मुझे भाई क्यों, जब कैलकुलेटर पता। लेकिन इवन देन जैसे ना वो फतीजा से बात हो रही थी कि कैलकुलेटर से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो z की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपने उसको पूरे उस तरह से करना है स्टेप्स में कि एग्जामिनर को इंप्रेशन पड़े कि इसने कैलकुलेटर नहीं टेबल से वैल्यू निकाली है। याद आप फतीजा? ठीक है जी सर याद है। तो ये तो अब हमने ठीक है, अब वो कह रहा है तो हमने ऐसा इंप्रेशन देना है कि आपको ये वैल्यूज आती हैं, लेकिन करेंगे हम कैलकुलेटर यूज, क्योंकि मेमोराइज नहीं करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर इन केस मेमोराइज करनी अगर पड़ जाती तो वो क्या मेथड था, वो मैं आपको बताऊंगा। वो एक उसमें ट्रिक है, हैंड मेथड, वो मैं आपको भी जब क्वेश्चन शुरू करेंगे मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं, ठीक है, वो मेमोराइज कैसे होता है। वो बड़ा इजी मेथड है, तो बड़ा पता नहीं किसने वो टेक्निक निकाली है, लेकिन दैट इज ए वेरी वंडरफुल टेक्निक, उसे बड़ा क्विकली मेमोराइज होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको वो आगे जाकर। लेकिन अभी हम करेंगे कैलकुलेटर से करेंगे, लेकिन स्टेप्स वो करेंगे जैसे कि हमें ये वाली वैल्यूज हमें पता है, हमने इन ये वाले एंगल यूज करके वो वैल्यूज फाइंड की है, ये हमने एग्जामिनर को इंप्रेशन दिया। चलें आप क्वेश्चन करके देखते हैं कि वो हम क्या करेंगे। तो देखिए आप कोसेकेंट है 240। अब पहली बात है कोसेकेंट का एंगल बेस, ये कोसेकेंट हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो इसलिए इसको हम चेंज करेंगे पहले sin 240। अब जो sin 2
अब जो एंगल मैंने आपको बताए थे वो कौन से थे? 0, 30, 45, 60, 90, ये वाले एंगल हमें याद होने चाहिए। इसका मतलब है ये जो 240 है इसको चेंज करेंगे हम इन ये जो एंगल्स इनमें। तो अगर आप इसकी क्वाड्रेंट डायग्राम बनाएं तो 240 एंगल ये बनता है ना? ठीक है बच्चों, 240 एंगल ये बनेगा। जी सर, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड, और चूंकि साइन 240 है, साइन पॉजिटिव है, तो साइन नहीं सॉरी 240, हाँ सॉरी 240 यही बनेगा ना, 240 पर नेगेटिव नहीं होता नहीं, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में? हाँ नेगेटिव होता है, ठीक है नेगेटिव। तो आप देखें यहाँ से अभी उसको अच्छा देखें तो, लेकिन अभी पहले हम एंगल देखेंगे ना, एंगल 240 कहाँ बनेगा। तो हमने एंगल के लिहाज से उसकी जो ये जो उसको क्या बोलते हैं, वो पता नहीं इस लाइन का नाम था ना, मुझे भूल गया था। तो ये इस लाइन को ड्रॉ यहाँ करेंगे। अब ये तो लेकिन हम जो एंगल लेते हैं वो बेसिक एंगल लेते हैं, तो बेसिक एंगल 60 बनेगा, इसका बेसिक एंगल 60 बनेगा। अब साइन जो है हम क्या करेंगे, इस साइन 240 को साइन 60 में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिक एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। अब जो साइन 60 है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, उसमें तो वो साइन नेगेटिव होता है, तो यहां माइनस लगा दें। यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। तो अब देखें, अब जो हमारा एंगल है वो कन्वर्ट हो गया ना इन ये जो हमारे बेसिक एंगल, जो ये जो हमारे एंगल इनमें इसमें से इस एंगल में आ गया ना। अब ये वाला एंगल तो एग्जामिनर ने कहा कि ये बच्चे को याद होना चाहिए, अब हमें याद होता है तो, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। जरा कैलकुलेटर चेक करें क्या आंसर है। साइन -60, ये सॉरी साइन 60 कितना आता है? नेगेटिव √3/2। नेगेटिव आपने साइन 60 लिया है? जी सर, जी सर, √3/2। √3। तो बिल्कुल वही है जो हमें मेमोराइज करना है। अब आप लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है हमने क्या मेमोराइज करना है, इसलिए आपको आगे क्या हमने क्या मेमोराइज किया है ये मैं भी बताऊंगा। कि मुझे चूंकि याद है ना कि वो जो हमारा मेमोराइजेशन टेबल है उसमें भी यही वैल्यू आती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो वो कैलकुलेटर ने बता दिया, तो उसको जब आप सेट कर देंगे तो ये -2/√3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर समझ आ गई यार ये बात? ठीक है जी बच्चों, ये समझ में आ गई? जी सर। अच्छा आप देखें ना, इसमें एग्जामिनर को कहीं भी शक नहीं हो रहा कि बच्चे ने नहीं, चलो उसको डाउट हो भी जाए, लेकिन उसे पता है कि बच्चा प्रॉपर स्टेप से यहाँ पर आया, उसने वो वाले एंगल यूज किए। ठीक है, उसने कैलकुलेटर भी यूज किया। कैलकुलेटर में भी एक इश्यू आएगा, वो बताऊंगा। अगर वो आप उसको हैंडल नहीं करेंगे तो वो उसको पता चल जाएगा कि इसने कैलकुलेटर यूज किया। उसको भी हम देखेंगे कैसे बड़े के मतलब कैसे इंटेलिजेंट वे में कैसे हैंडल करेंगे उस चीज को भी, वो भी बता दूंगा। ठीक, अच्छा ये यहां तक पहुंच गए जी हम यहाँ पर। अच्छा कभी कभार नॉर्मली हम मोस्टली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर ना स्क्वायर रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, इसको हम पसंद नहीं करते कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाला, मतलब वो वाला स्क्वायर रूट जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जिसको बोलते हैं इररेशनल नंबर। बेसिकली डिनोमिनेटर के अंदर इररेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में इररेशनल वैल्यू आ जाए तो उससे फ्रैक्शन का जो सेंस है वो खराब हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन का सेंस है। यही वजह है कि हम डिनोमिनेटर से इररेशनल वैल्यू को रिमूव करते हैं। तो करते क्या है, इसको बोलते हैं रैशनलाइज कर देते हैं। इसको √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी करते हैं। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि भाई डिनोमिनेटर में इररेशनल वैल्यू है जिसकी वजह से फ्रैक्शन भी इररेशनल शेप में चली गई है, इसको रैशनलाइज कर दें कि ये रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। रैशनल नंबर में कन्वर्ट का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर इसका रैशनल नंबर होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये बड़ी यस सर, समझ आ गई। ये मैंने वो बात बताई है जो निप को बताता टीचर का। आप नीचे इनको मल्टीप्लाई कर 3 हो जाएगा। आप देखें इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक रैशनल नंबर है। यही वजह है, इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। और उसकी मैंने आपको उसकी लॉजिक भी बता दी
कि क्यों करते हैं, इसकी वजह रीजन बता दिया। तो इट टुक मी, मुझे काफी रिसर्च के बाद मुझे ये आंसर मिला था कि क्यों करते हैं ना। तो चल ये हमने किया। तो ये इट इज, अब ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो हमसे क्या आंसर मांगता है। दोनों पता होने चाहिए, ये दोनों को पता होना चाहिए, लेकिन ज्यादा बेहतर ये वाला है। नहीं जी, एक और क्वेश्चन, इसके लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज आप कर रही हैं, ये आपकी ऑलमोस्ट जो एएस है, एएस में एएस को भी कवर कर रही है, ठीक। तो आपका एएस भी यहां पर तैयार होगा। जी, तो आप देखिए ये हमारे पास इसे लिखा है सॉल्व करें। सॉल्व का क्या मीनिंग है कि दिस इज एन इक्वेशन। तो अब हमने ना क्या करना है, हमने अभी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, आज हमने पढ़ी है। उसमें एक आइडेंटिटी क्या थी, आप देखिए मुझे वो आइडेंटिटी भूल गई है। अब कैसे मैं याद करूंगा, अक्सर ऐसा होता है कि आइडेंटिटी भूल जाती है। तो हम कैसे याद करते हैं उसको कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल थीटा है, एक्स है, ये वाई है और ये आर है। अगर मैं इसे पाइथागोरस थ्योरम लिखूं, ये बनता है। और अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, इधर 1 आ जाएगा, इधर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आर स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई ओवर एक्स क्या है, साइन है। वाई ओवर एक्स क्या है, वाई ओवर एक्स क्या चीज है बेटा, नहीं टेंजेंट है। ये बनेगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और एक्स, सर आपने ये सेकंड स्टेप में क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तीनों टर्म्स को। ओके सर। तो उसके बाद ये देखा मैंने कि y ओवर x जो है वो tan है, तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और x ओवर r जो है वो cos है, और cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकन, ये बनेगा सीकन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर थीटा। ये आप देखा मैंने पाइथागोरस थ्योरम और राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से ये आइडेंटिटी मुझे भूल गई थी, मैंने उसको याद कर लिया, दोबारा उसको रिकॉल कर लिया। इसी तरीके से एक और भी आइडेंटिटी है कि अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो उससे हमारे पास एक और आइडेंटिटी आ जाती है। और अगर आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो फिर हमारे पास वो आइडेंटिटी जो एएस में पड़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे फ्रीक्वेंटली ट्रिग्नोमेट्री में। तो आप मुझे ये आइडेंटिटी भूल गई थी, मैंने इसको याद कर लिया, मैंने इसको ये फौरन अप्लाई किया और इससे करके मैंने इसको निकाला। अब मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स किए। जब आपको ये मेमोराइज हो जाएगा तो आपको ये एक स्टेप में भी आप इसको निकाल सकती हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सीकन स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर देंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, 1 प्लस टेंजेंट। सीकन स्क्वायर की जगह लिखूंगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये होगा माइनस टेंजेंट थीटा माइनस 3 इज इक्वल। ये स्टेप समझ में आ गए बच्चों आपको? यस सर, समझ आ गया। तो थीटा की जगह पर हम एक्स लिखेंगे, कि उसने एक्स यूज किए। तो जरा इसको अरेंज कर लेते हैं। और सॉरी, फिर मैंने एक्स थीटा लिख दिया, तो माइनस टेंजेंट एक्स, तो माइनस 2। ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है, इसको सपोज कर लें, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लें इसे। तो इसको मैं फैक्टराइज कर दूं तो इसके फैक्टर्स बनते हैं ये वाले दो, ये इसके फैक्टर्स बनते हैं। अब व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि इसमें ये वाला फैक्टर भी इक्वल टू 0 है, यहां से ये 2 आ जाएगा, और ये वाला फैक्टर भी इक्वल टू 0 है, यहां से -1 आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों आपको? तो अब हमारे पास वी हैव 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, 2 आ गई हैं। तो दोनों को लेते हैं 1 बाय 1।
तो इसको इधर ले लेता हूँ, टेंजेंट x इज इक्वल टू 2, दूसरी को यहां लिख लेता हूँ। आप इसको बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जो आपने एएस के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो पहले इसका बेसिक एंगल निकालेंगे, ठीक है। जब बेसिक एंगल निकालते हैं तो साइन को आप इग्नोर कर देते हैं। तो इसका जो बेसिक एंगल आप देखें, टेंजेंट इनवर्स 2 कितना बनता है, कैलकुलेटर से निकालें, क्योंकि जो बेसिक एंगल आप कैलकुलेटर से निकालते हैं। सर ये बनता है 63.43। 63.43। वैसे तो आप मुझे 43 पूरा लेना चाहिए और एंड में जाकर उसको राउंड करना चाहिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन चले टू बी मोर थोड़ा समझाने के लिए जरा मैं बड़े नंबर्स नहीं ले, लेकिन आपने 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक वर्किंग करनी है, एंड में जाकर उसको 3 सिग्निफिकेंट पे राउंड करना है। वर्किंग सारी अबव 3 सिग्निफिकेंट फिगर करनी है। अभी बेसिक एंगल है तो अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट डायग्राम बना देंगे। कुछ लोग ग्राफ से भी इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेंट डायग्राम नहीं बनाते, वो ग्राफ को यूज करते हैं, लेकिन आई फील क्वाड्रेंट वाला ज्यादा इजी है। अब चूंकि हमारा जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 2 था, तो टेंजेंट पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में। ये हमारे बेसिक एंगल, जो बेसिक एंगल होते हैं वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट होते हैं। अच्छा ये हो गया जी। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लेंगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। एक एंगल आ गया हमारा 63.4 डिग्री और दूसरा जो एंगल आया 180 प्लस 63 कितना बनता है बेटा, 243.4। तो ये दो एंगल हमारे पास आ गए इस वाली इक्वेशन से, ठीक है जी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। मैंने क्या बोला कि जब बेसिक एंगल निकालते हैं तो हम उस टाइम फंक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो इसलिए बेसिक एंगल के लिए आप क्या करेंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 लेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1 वो कितना होता है, टेंजेंट 45 होता है। यस सर 45 होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब भी बेसिक एंगल निकालते हैं फंक्शन को पॉजिटिव लेंगे, सिर्फ बेसिक एंगल के लिए। अब मैं क्वाड्रेंट डायग्राम बनाऊंगा। अब क्या मैं देखूंगा भाई फंक्शन तो नेगेटिव था, तो टेंजेंट नेगेटिव कहां होता है, मैं वहां पर ये जो लाइन है डायगोनल लाइन में वहां बनाऊंगा, यहां पर नेगेटिव होता है। ये बेसिक एंगल है विच इज 40 और ये बेसिक एंगल है 40। अब इसको लूंगा एंटी क्लॉकवाइज। सर 45 है। हाँ सॉरी 45 या 45, थैंक यू ये भी 45 जी। अब मैं एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस 180 माइनस 45 कितना बनता है, 135 है ना। यस सर, जी सर 135 बनता है। और दूसरा ले लें जी, वो आ जाए घूम के आ जाए 360 माइनस 45, 360 में से 40 निकालेंगे 320, 315 जी। Am I right? ठीक है जी बच्चों, समझ में आ गया बच्चों। यस सर यस। तो इंपॉर्टेंट जो बात इसके अंदर है इंपॉर्टेंट, वो बेसिक एंगल में आपने फंक्शन को पॉजिटिव लेकर बेसिक एंगल निकालना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चा भूल सकता है, भूलने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद उसका साइन आपने कंसीडर करना। अब हमें देखना है हमने जो एंगल लिए वो हमारी डोमेन के अंदर फॉल भी करते हैं कि नहीं करते। हमारी डोमेन 0 से 360 तक है, तो ये भी फॉल करता है, ये भी करता है, ये भी, चारों एंगल फॉल करते हैं। अब इनको अरेंज करके लिखेंगे। पहले आएगा 63.4, फिर आएगा 135, फिर आएगा फिर नीचे लिखता हूं
243.4 और फिर आएगा 315, ये ऐसे अरेंज कर आई बात, यही आंसर हमारा। क्या ख्याल है बच्चों? अब अगर पूरा एएस रिवाइज हो गया, जी सर। एएस भी रिवाइज हो गया, यस सर, सारा वही है। ऑलमोस्ट सारा। अब इसमें आगे चलेंगे तो सारी वैरायटीज आएंगी कि फिर मतलब कहने का मतलब, वैरायटी का मतलब है जब आपकी ये सर नेगेटिव डोमेन भी होगी, मतलब वो भी आएगा, हर चीज कि टेंजेंट के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, वो भी करेंगे। फिर टेंजेंट, यहाँ पर टेंजेंट x है तो टेंजेंट 3x आ जाएगा, टेंजेंट 3x+2 भी आएगा। ये सारे वैरायटी आगे हमारी आएगी, एक्सरसाइज के अंदर आएगी, ये आप करके देखेंगे। तो मैंने आपको बताया कुछ लोग जो है ना वो इसको ग्राफ से भी करते हैं। अब इसने तो ग्राफ से किया होगा, मैंने क्वाड्रेंट डायग्राम से किया। तो क्वाड्रेंट डायग्राम सर बेसिक एंगल ज्यादा इजी है, वो उसमें टाइम कम लगता है ना, बेसिक एंगल में शॉर्ट लगता है। फिर सबसे बड़ी बात है वो हम मल्टीपल जगह पर अप्लाई कर लेते हैं, उसको वो अप्लाई हो जाता है। ग्राफ वाला तो आप उसे ग्राफ में पूरा स्केच बनाना पड़ता है, तो आपको स्केच बनाना पड़ेगा उसमें देखें तो लेकिन बट वन शुड नो। यस सर, ग्राफ कंफ्यूजिंग भी है सर कभी-कभार। कंफ्यूजिंग सर और इसके अलावा डोमेन कभी 720 पे भी चली जाती है, इस वहां तक भी चली जाती है, तो फिर पैराग्राफ वाला भी आना चाहिए। लेकिन पहले बंदे देखिए होता क्या ना, जब आप पढ़ रहे हो तो पहला टॉप प्रायोरिटी किसकी होती है कि आपने एग्जाम की तैयारी करनी है। तो एग्जाम के लिहाज से पहले बंदा अपने आप को एग्जाम के लिहाज से रेडी करता है, अपने को फिट बना लेता है। जब वो फिट होता है कि अभी एग्जाम के लिए काम पक्का हो गया, हाँ अब ये क्वेश्चन इस तरह से भी होता है, इस तरह भी करके देख लेते हैं, सीख लेते हैं, क्या पता वही पसंद आ जाए कि भाई ये बड़ा अच्छा मेथड है, भाई ये भी हो सकता है ना, तो कर लेना चाहिए। लेकिन जब एकदम आप एक वाले मेथड पे ना बिल्कुल कंफर्म हो जाए भाई हमें इस पे अच्छा ग्रिप हो गई है और आप एग्जाम के लिए तैयार हो गए, तो इस मेथड को भी देखना चाहिए हमेशा। ये हेल्प, ये नॉलेज काम आता है और मैथ्स का नॉलेज बहुत काम आता है। मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आजकल जो दुनिया है वो कंप्यूटर साइंस की दुनिया है। बहुत सी चीजें हमने पढ़ना शुरू कर दी है, पहले भी पढ़ते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़ते थे कुछ चीजों को, लेकिन आप उन चीजों को ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर साइंस। कि फॉर एग्जांपल आईजीसीएसई में ना आपने क्वेश्चन देखा होगा कि वो रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करवाता है फ्रैक्शन में, जबकि ओ लेवल में वो पहले क्वेश्चन ही नहीं आता था। मतलब पिछले 2-3-4 सालों में ओ लेवल में क्वेश्चन वो आना शुरू हुआ है, वो भी कभी कभार आता है। रीजन उसकी ये थी कि वो इतना फ्रीक्वेंटली कंसेप्ट यूज ही नहीं होता था, लेकिन कंप्यूटर साइंस की वजह से आज काफी यूज होता है। तो इसलिए ना कुछ चीजें ना वक्त के साथ चेंज होती है, तो उसकी वजह से भी ना नॉलेज में चेंजेस आती हैं। तो अगर आप कहते नहीं हमने आगे रिसर्च में जाना है, देखिए जॉब करना एक अलग बात है, लेकिन जॉब वाला बंदा, लोग ये कहते हैं हम जॉब करेंगे लेकिन हमारे पास नॉलेज भी होना चाहिए। तो अगर आपका नॉलेज के साथ लिंक है आपको, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए क्योंकि आपको हेल्प करें। तो मेरे ख्याल में आज क्लास इतनी काफी है, तो कल हम करेंगे एक्सरसाइज, और मैं कल आपको बताऊंगा कि ये जो हैंड मेथड है, इससे वो जो एंगल याद कैसे हो जाते हैं, वो कितने क्विक, कितना स्मार्ट मेथड है, पता नहीं किसने इन्वेंट किया है, लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह कि उससे वो बेसिक एंगल जो है वो शॉर्ट एंगल कैसे याद है। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।